गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 11वीं का जो हमारा अध्याय 3 चल रहा था उसको कंप्लीट करेंगे। उसका लास्ट लेक्चर आज हम करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कर लिया था कि जो ज्वालामुखी है वो क्या है, उसके कितने प्रकार हैं और इससे हम किस प्रकार से जो हमारी आंतरिक संरचना पृथ्वी की उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आज हम करेंगे लास्ट टॉपिक हमारा ज्वालामुखी के द्वारा बनती है जो स्थलाकृतियां, यानी कि क्या क्या स्थलाकृतियां ज्वालामुखी बनाती है। और इसमें मुख्यतः हम अंतर्वेदी आकृतियों का जिक्र यहाँ पर करेंगे। वो ही आकृतियां हम करेंगे जो अंतर्वेदी यानी कि आंतरिक भागों में बनती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग ज्वालामुखी, जहाँ से ज्वालामुखी उद्भेदन होता है, तो वो पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्या क्या आकृतियां बनाता हुआ चलता है। देखिए अब यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसके ठंडा होने से आग्नेय शैल बनती है। लावा का यह जमाव या तो धरातल पर पहुंचकर होता है या धरातल से पहले भूपटल के नीचे शैल परतों में ही हो जाता है। अब आपको मैंने बताया था कि जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो लावा निकलता है, लेकिन ये लावा है कई बार तो ये पूरी तरह से बाहर निकलाता है, लेकिन कुछ मात्रा में जो लावा है वो धरातल के नीचे ही जमा हो जाता है, जिससे क्या बनती है अंतर्वेदी और जो आकृतियां वो लावा के ठंडे होने के स्थान के आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे दो प्रकार की शैलें बनेगी। सबसे पहले बनेगी ज्वालामुखी शैलें। ये जब लावा धरातल पर ठंडा होता है तब तो कौन सी बनती है, ज्वालामुखी शैलें बनती हैं। और दूसरी बनेगी पातालीय शैल, जब लावा धरातल के नीचे ठंडा होता है। जब लावा भूपटल या फिर धरातल के नीचे या भीतर ठंडा होता है तो कई आकृतियां बनती हैं। ये आकृतियां अंतर्भेदी आकृतियां कहलाती हैं या फिर आभ्यंतरिक स्थलाकृति इनको कहा जाता है। आप ध्यान दे लें कि जो ज्वालामुखी है उससे दो प्रकार की आकृतियां बनती है, एक तो धरातल के ऊपर और एक धरातल के नीचे। जो ऊपर बनते हैं उनको कहते हैं ज्वालामुखी शैलें, ज्वालामुखी से बनी चट्टाने जैसे, और जो नीचे बनते हैं उनको कहते हैं पातालीय शैल, जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंतर्वेदी आकृतियां करेंगे जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं। सबसे पहली जो आकृति बनती है वो बनती है बैथोलिथ। ध्यान रख लेना नाम, बैथोलिथ। यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर पट्टी के अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो यह एक गुंबद के रूप में विकसित हो जाता है और अनाच्छादन प्रक्रिया, एक प्रकार से अपर्दनी होता है, अनाच्छादन प्रक्रिया के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर यह धरातल पर प्रकट होती है। अब मैंने आपको क्या कहा कि बनती तो भूपर पट्टी के नीचे, लेकिन कई बार क्या होता है कि अपर्दन जब ज्यादा हो जाए किसी क्षेत्र में तो ये ऊपर दिखना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसके ऊपर जो भी पदार्थ होते हैं वो हट जाते हैं। ये ग्रेनाइट से बने पिंड हैं। रांची का पठार इस तरह के रांची के जो पठार है, रांची के पठार पर इस तरह के बैथोलिथ मिलते हैं। रांची का पठार जैसे है ना हमारे भारत में, वहां पर अगर देखें तो इस प्रकार के बैथोलिथ पाए जाते हैं। दूसरा बात करते हैं लैकोलिथ की। ये गुंबदनुमा विशाल अंतर्भेदी चट्टाने हैं जिनका तल समतल एक पाइप रूपी नली से नीचे जुड़ा होता है। अब देखें तल तो क्या है समतल, लेकिन वो किससे जुड़ा है, पाइप से, पाइप रूपी नली से जुड़ा होता है नीचे। इसकी आकृति मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती है। लास्ट लेक्चर में जैसे हमने किया था ना मिश्रित ज्वालामुखी, जिसमें एक साथ कई ज्वालामुखी नजर आते हैं, तो उससे कुछ हद तक मैच करती है। अंतर यह है कि ये गहराई में पाया जाता है। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसी ही गुंबदनुमा पहाड़ियां, इनमें से अधिकांश अपरदित हो चुकी हैं। आप कर्नाटक में अगर देखिए, कर्नाटक के पठार पर इस प्रकार के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। तीसरा प्रकार है लेपोलिथ। अब अंतर देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा अंतर है। बैथोलिथ, लेकोलिथ और ये लेपोलिथ है। यहाँ पे लेपोलिथ है ऊपर उठते लावा का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है। क्षैतिज क्या होता है, इस प्रकार से चला जाना, इसको क्षैतिज बोलते हैं। और अगर खड़ा आता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। तो जब लावा का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में चला जाता है तो कमजोर धरातल के अंदर वो चला जाता है और वो क्या करता है, यहाँ पर ये अलग अलग आकृतियों में जम जाता है। यदि यह तस्तरी के रूप में जम जाए इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लेपोलिथ। तस्तरी के रूप में एक प्रकार से जब ये जम जाए, तो मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी, तो उसको हम लेपोलिथ कहते हैं। अगला करते हैं फैकोलिथ। ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार पर्वतों की अपनति और अभिनति, अपनति होती है ऊंचा उठा हुआ भाग और अभिनति होती है नीचे धंसा हुआ भाग। अपनति और अभिनति में मैग्मा का जमाव हो जाता है। आग्नेय चट्टानों में यह जमाव होता है और ये परतदार चट्टानें निश्चित नली से मैग्मा भंडार से जुड़ी होती हैं। इसे क्या कहते हैं, फैकोलिथ। अब आप डायग्राम अगर देखें तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
ये देखिए बैथोलिथ वो है जो इस प्रकार की आकृति जैसे धरातल के नीचे बनती है। ये चट्टान जैसे मैंने आपको दिखाई चट्टान है, कुछ भाग जैसे मैंने ऊपर दिखाया और कुछ भाग नीचे है, तो ये अपरदन के बाद दिखता है, नॉर्मली नहीं दिखता है ये। दूसरी लैकोलिथ है, वो इस प्रकार की, जैसे ये जो डार्क कलर में किया हुआ है लैकोलिथ है, और ये मैग्मा से के जमने से जैसे बनी है। और फैकोलिथ अगर आप देखें तो उसमें क्या होता है, ये तो अपनति है मोड़दार पर्वतों की, ये अभिनति है जो नीचे दसा हुआ भाग है। तो यहाँ पर जैसे जो जमा होता है ना ज्वालामुखी से निकला जो लावा, उससे ये आकृति बनती है। अगले देखिए सील, अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सील या सीट कहलाता है। अब इसको सील भी कहते हैं, इसको सीट भी। ऐसा क्यों? जमाव की मोटाई के आधार पर इसे विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले जमाव को सीट और घने मोटाई वाले जमाव को सील कहते हैं। अंतर क्या है? मोटाई का अंतर है, सीट ज्यादा मोटे को और कम मोटाई अगर है तो जो कम मोटाई उसको सीट और ज्यादा मोटाई उसको सील कहा जाता है। वैसे मुख्यतः सील का ही हम आगे डायग्राम भी दिखाएंगे आपको। डाइक लास्ट आकृति जो आते होते डाइक, जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण होता है, दरारों में लगभग समकोण, जैसे इस प्रकार से जो लावा है वो इस प्रकार से समकोण पर जैसे जमा होना शुरू हो जाए, उसको क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं। और यह एक दीवार की भांति संरचना बनाता है जब ये ठंडा होता है, तो यही संरचना डाइक कहलाती है। पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र में या आग्नेय चट्टानों में यह आकृति पाई जाती है और दक्कन ट्रैप के विकास में इसका योगदान है, इसलिए ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आकृति है। अब एक बार आप सभी को एक डायग्राम के द्वारा अगर देखेंगे तो मेरे हिसाब से आपका सारा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए यांत्रिक संरचना, ये ऊपर जो ज्वालामुखी है तो ऊपर दिख रहा है, ये भाग तो हमें ऊपर दिखाई देता है धरातल के, लेकिन इससे नीचे जो आप देख रहे हैं धरातल के नीचे जो डार्क मैंने किया है, ये सारे ज्वालामुखी के द्वारा बनी अंतर्भेदी आकृतियां। एक को आप करके देखें। सबसे पहले बैथोलिथ मैंने आपको बताया, बैथोलिथ देखें इस प्रकार की है, बैथोलिथ जो इस प्रकार की जमा हो रही है ना, इसको बैथोलिथ हम बोलेंगे। दूसरा है लैकोलिथ। अब बैथोलिथ से ऊपर जब हम जाते हैं तो देखो इस प्रकार से ये जो जमा होती है इसको बोलते हैं लैकोलिथ। थर्ड आती है लेपोलिथ, जो कि इसके आकर के बताई थी तस्तरी की जैसे, देखो इधर तस्तरी के जैसे बनती है ऊपर जाके, और एक नली के द्वारा नीचे जुड़ी हुई है ना, नली के द्वारा जैसे मैंने इसको बताया था नली के द्वारा, लेकिन इनके आकार में थोड़ा सा अंतर है। इसके बाद अगली देखें यहाँ पे हमने अगली करी थी, जैसे हमारी थी डाइक अगर आप देखें तो किस प्रकार की बनती है? समकोण पर। ये जो ऊपर वाला भाग है ना ये तो लैकोलिथ है, लेकिन जो ये समकोण पर जो बनी हुई है ना ये क्या है? ये डाइक है। इसके बाद देखें सील। अब सील क्या बताई थी? मोटी जो चादर है वो, ये जो देख रहे हैं सील। अगर इससे पतली चादर है तो जैसे सिल्ट भी जैसे इसको कहा जाता है। और स्ट्रोक कैसे बनते हैं? जो ये इसका हमने जिक्र नहीं किया, लेकिन जो बड़ा स्टोरेज क्षेत्र जो आपको दिख रहा है इसको क्या कहेंगे हम? इसको हम स्ट्रोक कहेंगे। इसके बाद देखें आज का जो आपका होमवर्क है वो क्या रहेगा? अंतर्भेदी आकृतियों से आप क्या समझते हैं? विभिन्न अंतर्भेदी आकृतियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से करें। आज जो हमने किया विद डायग्राम करने का प्रयास आप करें। भूकंपीय तरंगों के संचरण का उन चट्टानों पर प्रभाव बताएं जिनसे होकर तरंगे गुजरती हैं। अब ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। वैसे ये टॉपिक हम कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन बीच में स्किप आपका हो गया था, तो वो देख लीजिए। भूकंपीय तरंगे मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, हमने कर ली थी, भूगर्भिक तरंगे और धरातलीय। भूगर्भिक कौन सी थी? जो पी और एस तरंगे थी, प्राइमरी, और सेकेंड जो सबसे पहले धरती पर पहुंचती है, और दूसरी जो दूसरे नंबर पर पहुंचती है एस तरंगे, और धरातलीय लॉन्ग वेव जिनको कहा जाता है, सबसे लंबी तरंगे जो होती हैं। अब देखिए इनके संचरण से चट्टानों पर प्रभाव में बताना कैसे पड़ेगा। भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संचरित होने की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है। जैसे ही ये संचरित होती हैं तो सेलों में कंपन पैदा होता है, यानी कि गति करना जब शुरू करते हैं तो क्या करते हैं? सेलों में कंपन पैदा करती हैं। पी तरंगों में कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है, और यह संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है। अब ये क्या करती है? जो कंपन की दिशा है ना वो समानांतर होती है, इस प्रकार से समानांतर एक दूसरे के, जैसे ऊपर नीचे इस प्रकार से दबाव डालती हैं ये। और इस संचरण गति से क्या होता है कि पदार्थ पर दबाव डालते हैं, तो इससे सेलों में संकुचन और फैलाव, या तो संकुचन हो जाएगा, सिकुड़ जाती है, या फिर फैल जाती हैं, ये क्रिया जैसे होती है। दूसरा अगर एस तरंगों की बात करें तो एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करते हैं। अगर ऐसे तरंगे ना तो कंपन ऊपर की साइड ऐसे पैदा होगा, लेकिन उनमें तो ऐसे था, पी में तो इस प्रकार से। तो इनसे तो क्या होगा? सेलें या तो दब जाएंगी या फिर
फैल जाएंगी। लेकिन इसमें देखें, ये जिस पदार्थ से गुजरते हैं उसमें उभार या फिर गर्त बनाती हैं। अब जैसे ये गुजरी तो कंपन तो यूं पैदा हुआ, तो उसमें या तो उभार आ जाएगा पदार्थ में या फिर उसमें गर्त बनाती हैं। तो ये इनकी विशेषता है। तो इस प्रकार से ये चट्टानों को प्रभावित करती हैं जब उनमें से संचरित होती हैं। और धरातलीय तरंगों का प्रभाव सबसे घातक है, जैसे पता आपको विनाशकारी, तो इनकी कोई स्पेशल आकृति यहाँ पर नहीं बनती है। तो ये प्रभाव इनका चट्टानों पर पड़ता है। आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है। कल हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। जितना भी हमने किया आज उसको आप फेयर नोटबुक में उतारें और उसको अच्छे से रीड करें। थैंक यू।